वेलकम टू बी फिजिक्सिफाइड वंस अगेन। बहुत ही बढ़िया टॉपिक की बात आज हम लोग करने वाले हैं और टॉपिक है भैया कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब सर क्या है ये कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म? पढ़ा दिया था आपने कूलाम्स लॉ, हम समझ में आ गया था, बड़ा अच्छा लग रहा था। अब ये आप नई चीज़ लेकर के आ गए कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो देखो भैया ठीक वैसे ही जैसे घर में मम्मी पनीर बनाती है और वही पनीर रेस्टोरेंट में खाते आके बड़ी ड्रेसिंग के साथ वो चीज़ वीज़ डाल के ऊपर वाइट वाइट देता है, बड़ा अच्छा लगता है वो। क्यों अच्छा लगता है? थोड़ा प्रेजेंटेशन मैटर करता है, बढ़िया से सजा के लाता है यार। तो वही सजावट करने वाले हैं, हम वेक्टर वेक्टर लगाने वाले हैं। और इसका फ़ायदा क्या होगा? अगर फिजिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी रेंज ऑफ एप्लीकेबिलिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा प्रॉब्लम्स पे अप्लाई कर पाएंगे हम और बढ़िया हो जाएगा, मज़ा आएगा। देखो भैया पूरा लेक्चर देखना आखिर तक। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो सर कूलाम्स लॉ आपने क्या पढ़ाया था? हमने भैया कूलाम्स लॉ पढ़ाया था F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। मतलब अगर दो चार्ज हैं Q1 और Q2 तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगाते हैं? सर इतना लगाते हैं जितना आपने बोर्ड पे लिखा है। ठीक है भैया। तो F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। बार बार बोला करो, है ना। तो भैया देखो अब इसमें क्या है यार, लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स है भैया। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन राइट हैंड साइड पे जितनी चीजें हैं वो स्केलर हैं, एक एक चीज स्केलर है। तो ये बड़ी नाइंसाफी है यार, बड़ा इम्बैलेंस है यहाँ पर, जस्टिस नहीं हो रहा है यहाँ पर। एक तरफ डायरेक्शन है, एक तरफ डायरेक्शनल एस्पेक्ट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए 11th में तुम्हें पढ़ाया था यूनिट वेक्टर। तो आर कैप जो है यहां पर क्या है? आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यूनिट वेक्टर जो होता है थाली के बैगन की तरह होता है। इस बेचारे गरीब का खुद का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये वही डायरेक्शन ले लेता है जो जिसके लिए इसको लगाया जाता है। तो यहां आर कैप को एफ कैप के लिए लगाया गया। तो आर कैप हैज टू टेक द डायरेक्शन विच F cap has. Now R cap को हम लिख लेते हैं भैया क्या? वेक्टर R/mod R। तो R cap को अगर हम वेक्टर R/mod R रख लेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखेंगे तो भैया क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और ये हो गया भैया वेक्टर R/mod R। अब ये भी mod R का स्क्वायर है, ये भी mod R है, इनको एक साथ लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया mod वेक्टर R का क्यूब। मतलब ये हो जाएगा Q1 Q2/r³ वेक्टर R। तो ये जो है भैया हमारी कूलाम्स लॉ हो गई इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ F और R का डायरेक्शन जो होगा वो सेम होगा। अच्छा भैया इस फॉर्म से भी दुनिया वाले संतुष्ट नहीं हुए, खुश नहीं हुए दुनिया वाले। क्यों नहीं हुए? क्योंकि इसे देख के ये नहीं पता चल रहा कि ये कौन सा फोर्स है। जो Q1 ने Q2 पे लगाया वो वाला फोर्स है ये, या जो Q2 ने Q1 पे लगाया वो वाला फोर्स है। तो ये इसे देख के नहीं पता चल रहा। तो हम भैया हम समझेंगे कि कौन सा फोर्स Q1 ने Q2 पे लगाया और कौन सा Q2 ने Q1 पे लगाया। अब भैया देखो Q1 और Q2 बेचारे फोर्स का एक्सप्रेशन जो हमने लिखा है F = वेक्टर F = 1/4πε0 Q1 Q2/mod वेक्टर R का क्यूब इंटू वेक्टर R, उसको थोड़ा सा और सुंदर बनाना है। और इतना सुंदर बनाना है यार कि पता लग जाए देख के कि कौन सा Q1 ने Q2 पे लगाया और कौन सा Q2 ने। वेक्टर फॉर्म का फायदा तो तभी है यार, क्योंकि देखो जो Q1 Q2 पे लगाएगा वो अलग डायरेक्शन में होगा और जो Q2 Q1 पे लगाएगा वो अलग डायरेक्शन में होगा। तो हमें पता लग जाना चाहिए देख करके कि भैया कौन सा किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो देखो भैया हमने क्या किया, Q1 ने Q2 पे जो फोर्स लगाया उसका नाम रख लिया F21। अब तुम्हारी बुक में F12 लिखा और टीचर ने F12 पढ़ाया तो उसे लड़ना नहीं है यार। कुछ भी यार नोटेशन कोई भी ले सकता है, कोई इसमें डरने की बात नहीं है। हमारी फिलॉसफी क्या है यार, Q1 ने Q2 को मारा, जो पिटा वो बेचारा। तो पिटा कौन? 2, तो 2 पहले 1 बाद में। और जो Q2 ने Q1 पे लगाया वो हो गया F12। हम पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही नोटेशन लेंगे, यही कन्वेंशन लेंगे। अब भैया दूरी की बात कर ले R। तो जब इधर से इधर जाएंगे 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो हम लिखेंगे R12, और जब 2 से 1 की तरफ जाएंगे तो हम लिखेंगे R21। अब सर ऐसा कैसे? तो याद रखने का तरीका है कि भैया ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट लेंगे। यहाँ पर ट्रेन पे तो बैठे ही होगे, नहीं बैठे हो, कि 1 से 2 की तरफ, मतलब लखनऊ से दिल्ली जाएगी ट्रेन तो नाम होगा लखनऊ दिल्ली मेल, और दिल्ली से लखनऊ वही ट्रेन आएगी तो नाम हो जाएगा दिल्ली लखनऊ मेल। मतलब 1 से 2 की तरफ जाओगे तो R12 और 2 से 1 की तरफ आओगे तो क्या हो जाएगा?
R21 हो जाएगा। अब देखो भैया फोर्स का फॉर्मूला तो बदल नहीं जाएगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला तुम बदलोगे तो कूलाम की आत्मा सताएगी तुम्हें। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब भैया इधर जा रहे हैं, इधर, तो ये कौन सी ट्रेन लोगे, R12 का क्यूब, और ये हो गया R12। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। अब ये फोर्स कौन सा है, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाई Q1 ऑन Q2। ना व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाई Q2 ऑन Q1, तो हमने उसका नाम रखा है कितना, F12 नाम रखा है। तो F12 कितना हो जाएगा, तो F12 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कौन सी ट्रेन पे बैठेंगे भैया, R21 का क्यूब R21। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है तो नोट करते जाओ साथ साथ, बढ़िया टॉपिक है ये। तो F12 और R21 की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, और F21 और R12 की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अब यहां पर देखो भैया R21 जो है वो बराबर है -R12 के, बोलो है कि नहीं है, बिल्कुल है सर वेक्टर फॉर्म में। तो F21 जो होगा वो भी -F12 के बराबर होगा। मतलब क्या खेल खेल में तुमने न्यूटन थर्ड लॉ प्रूव कर दिया है, बोलो। तो अब जो है वेक्टर फॉर्म थोड़ा और सुटेबल हो गया, लेकिन इससे भी दुनिया वालों को खुशी नहीं हुई। क्यों नहीं खुशी हुई, क्योंकि भैया जो है अब हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर फॉर्म की। मतलब Q1 का पोजीशन वेक्टर पता है, Q2 का पोजीशन वेक्टर पता है, फोर्स पता लगाना है दोनों के बीच कितना लग रहा है, तो वो सीखेंगे अब हम। तो देखो भैया, अब भैया देखो Q1 का पोजीशन वेक्टर ये रहा R1, और Q2 का पोजीशन वेक्टर ये रहा R2। अब Q1 ने Q2 पर कितना फोर्स लगाया, तो उतना ही लगाएगा यार, कितना, F21। Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा, उतना ही लगाएगा। F12 फिलॉसफी थोड़ी बदलेंगे। और 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो पोजीशन वेक्टर R12, और इधर जाएंगे तो क्या ले लेंगे, 21। अब भैया जब तुम F21 की वैल्यू लिखोगे तो यार वैल्यू तो बदल नहीं जाएगी, अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने लिखी है। जरा वीडियो पॉज करके अपने आप लिख के देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ऐसी ही बात हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करने वाले हैं, और कई जगह पूरी ये 12th की जो फिजिक्स तुम पढ़ोगे, 3-4 जो शुरू की यूनिट्स हैं, उसमें कई जगह वेक्टर फॉर्म आएगा। तो अगर तुम लिखना सीख गए एक जगह, तो काम ये कई जगह आएगा, और एग्जाम में भी पूछा जाता है ये। तो R12 का क्यूब हो गया ये, और ये हो गया वेक्टर R12। अब यहां पर R12 तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, ये तो तुमने अपनी तरफ से माना है। तुम्हें पता है मैथमेटिक्स का बेसिक रूल कि आंसर हमेशा गिवन क्वांटिटीज के टर्म्स में निकालते हैं, गिवन क्वांटिटीज हैं R1 और R2। तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रायंगल लॉ लगा देंगे। R1 + R12 बराबर R2 है कि नहीं है, बोलो ट्रायंगल लॉ से। तो R12 बराबर R2 - R1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो भैया। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ये हो जाएगा R2 - R1 का क्यूब, R2 - R1। अरे बोलो भैया है कि नहीं है। ठीक इसी तरीके से अगर हम F12 की वैल्यू लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, जरा वीडियो पॉज करके खुद लिखो जरा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ऊपर जाएंगे R21, तो R21 जो है वो हो जाएगा R1 - R2 का क्यूब, और ये हो जाएगा वेक्टर R1 - वेक्टर R2। तो ये हो गया भैया कूलाम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। अब हम कूलाम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म की हेल्प से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब समझेंगे पहले, और फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो भैया, अब सबसे पहले समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, क्योंकि भैया ये 2-3 बार आएगा तुम्हारे अभी शुरू की जो 2-3 यूनिट्स है उसमें, और 11th में तुम पढ़ ही चुके हो वेव्स में। और तुम्हें पता होगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का बेसिक मीनिंग ये है, हर जगह अप्लाई कर लो, याद कर लो इसको, कि कंबाइंड इफेक्ट इज इक्वल टू वेक्टर ऑब्लिक एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट्स।
मतलब जब हम बहुत सारी चीज़ों का इफेक्ट एक साथ कैलकुलेट करते हैं तो वो एक साथ इफेक्ट जो होता है, मतलब जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, वो उनके अलग अलग इफेक्ट के वेक्टर सम के बराबर होता है अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो, और अगर स्केलर क्वांटिटी है तो एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। जैसे वेव्स में तुमने देखा होगा 11th क्लास में कि अगर एक वेव जाकर के y1 डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रही है मीडियम के पार्टिकल में, दूसरी वेव जाकर के मीडियम के पार्टिकल में y2 डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रही है, then the combined displacement produced in the particle of the medium when both the waves pass together will be y1 plus y2, vector sum of y1 and y2. This is principle of superposition in context of waves. वेव्स के कॉन्टेक्स्ट में तुमने ये 11th क्लास में पढ़ा होगा। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा भैया ये कि बहुत सारे चार्ज होंगे Q1, Q2, Q3 और Qn, और एक बेचारा चार्ज होगा गरीब, और ये सारे मिलकर के इस पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो जो नेट फोर्स लगेगा इस चार्ज पर कंबाइंड इन सब की वजह से, दैट विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन QP, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे, FP1 से, बाय Q2 ऑन QP, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे, FP2 से, एंड सो ऑन बाई Qn ऑन QP, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे, FPN से। मतलब भैया द कंबाइंड इफेक्ट, द नेट फोर्स exerted on this charge due to all these group of charges is equal to the vector sum of forces exerted by them individually. तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का डायरेक्ट मीनिंग है। हिडन मीनिंग क्या है, हिडन मीनिंग यह है कि ग्रुप में इंडिविजुअलिटी चेंज नहीं होती है। मतलब जैसे हमारे अंदर आदत होती है, अकेले हैं तो सारा काम हम ही को करना, लेकिन चार लोगों के बीच में होते हैं तो सोचते हैं मैं क्यों करूं, वो तो कर नहीं रहा। लेकिन चार्जेस बेचारे हमारे ऐसे नहीं है। वो जितना फोर्स अकेले में Q1 QP पे लगा रहा था, उतना ही फोर्स Q1 QP पे ग्रुप में भी लगाएगा। क्या भैया बात समझ में आ रही है? अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। अब भैया देखो, सुपरपोजिशन को भी वेक्टर फॉर्म से आसानी से लिखा जा सकता है और इसका यूज भी किया जा सकता है। देखो भैया, तो Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है, और Qn का पोजीशन वेक्टर है Rn, और ये जो बेचारा चार्ज है इसका पोजीशन वेक्टर QP का Rp है। तो हम कह रहे हैं कि भाई जो नेट फोर्स P पर लग रहा है, दैट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन QP, फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 ऑन QP एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय Qn ऑन QP। अब जरा वेक्टर फॉर्म से देखते हैं, एक को बाकी को तो ऐसे ही लिख लेंगे कि भाई Q1 ने QP पे FP1 लगाया, 1 से P की तरफ जा रहे हैं, ट्रेन का नाम हो जाएगा R1P, और R1P को ट्रायंगल लॉ से लिख लेंगे RP माइनस R1। बोलो लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? तो ये आ जाएगा भैया FP1 वेक्टर फॉर्म से। अभी लिखा तुमने 2 मिनट पहले यार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जरा वीडियो पॉज करके अपने आप लिखने की कोशिश करो, Q1 QP अपॉन R1P, तो इसको लिख लेंगे क्या, RP माइनस R1 का क्यूब इंटू RP माइनस R1। ऐसे ही FP2 लिख लोगे, ऐसे ही FP3 लिख लोगे, एंड सो ऑन FPN लिख लोगे, और उसकी वैल्यू रख लोगे, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे जो बेस क्वेश्चन होते हैं वो लगते हैं पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर से। तो पूरा चैप्टर कवर करने के बाद हम प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। अरिहंत एक बुक आती है चैप्टर वाइज जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, और भी बुक्स के लेंगे हम लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस जो डिफरेंट टॉपिक से आए हैं। तो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बी फिजिक्सिफाइड। भैया डाउट्स जरूर पूछते रहो, अपने इंस्टाग्राम पे पूछो, मीम्स में बना रहा हूँ, देखो एंजॉय करो, बी फिजिक्सिफाइड मीम्स पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है सारे। हैंड रिटन नोट्स के भी लिंक है physixified.wordpress.com पे पड़ा हुआ है। कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करो, खूब शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, ज़्यादा लाइक्स आएंगे तो आई विल बी मोटिवेटेड टू मेक न्यू वीडियोज़ फॉर यू एंड इन अ बेटर मैनर। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।